हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जीएस अकेडमी में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं चौहान वंश या चहमान वंश। दोस्तों इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो चलिए हम इसे कवर करते हैं कि चौहान वंश। इस चौहान वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम है वासुदेव। और ये किस अभिलेख के माध्यम से पता किया जाता है? तो बिजौलिया अभिलेख। ध्यान रखिएगा कि बिजौलिया अभिलेख के माध्यम से ही ये पता किया जाता है कि जो चौहान वंश के वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, तो वासुदेव थे। इसके बाद आगे चलते हैं कि इस वंश की यानी चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कहाँ थी? अहिछत्र थी। तो पूछा जाए आपसे कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी यानी पहली राजधानी कहाँ थी, तो वो अहिछत्र थी। इसके बाद है कि इस वंश के यानी चौहान वंश की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो वो थी अजमेर। पहली पूछा जाए तो अहिछत्र और दूसरी पूछा जाए तो अजमेर। इसके बाद है कि इसी वंश यानी चौहान वंश के ही एक राजा थे जिनका नाम है अजय राज द्वितीय। इनके द्वारा राजस्थान में एक अजमेर नामक नगर बसाया जाता है और उसी नगर को इस वंश का राजधानी बना दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि चौहान वंश के कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अजमेर को द्वितीय राजधानी बनाया था, तो वो कौन है? अजय राज द्वितीय। इसके बाद है कि इस वंश के सबसे जो शक्तिशाली राजा हुए तो उनका नाम था विग्रहराज चतुर्थ। ध्यान रखना है कि चौहान वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे उनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ थे और ये किसके पुत्र थे? तो अरुणराज के ये पुत्र थे। ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि चौहान वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव थे और ये किसका लड़का थे? तो ये है अरुणराज के पुत्र थे। इसके बाद है कि विग्रहराज चतुर्थ के ही द्वारा एक नाटक लिखी जाती है जिसका नाम है हरिकेली। हरिकेली। ध्यान रखिएगा कि हरिकेली नाटक संस्कृत नामक किसके द्वारा लिखी जाती है? तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा जाता है और ये किसके पुत्र थे? तो अरुणराज के ये पुत्र थे। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के एक कवि थे दरबार में रहने वाले जिनका नाम है सोमदेव। तो पूछा जाए कि विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? सोमदेव थे और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है जो पुस्तक है ललित विग्रहराज। तो पूछा जाए कि ललित विग्रहराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सोमदेव और ये किसके राजकवि थे? ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहने वाले राजकवि थे। इसके बाद है कि विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा जो राजस्थान में एक नगर पड़ता है अजमेर, तो वहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाए थे। तो ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि अजमेर में चौहान वंश के कौन से ऐसे शासक थे जिनके द्वारा संस्कृत नामक विद्यालय बनवाया गया था, तो वो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ ही थे। इसके बाद देख रहे हैं कि इन्हीं के पिता यानी विग्रहराज चतुर्थ के ही पिता अरुणराज के ही द्वारा अजमेर में एक झील बनवाया जाता है जिसका नाम है अन्ना सागर झील। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अरुणराज के द्वारा एक झील बनवाया जाता है जिसका नाम है अन्ना सागर झील। कहाँ पे बनवाया जाता है? तो अजमेर में बनवाया जाता है। और इसी स्थान पर जो देख रहे हैं कि अजमेर में अन्ना सागर झील के स्थान पर जहांगीर के द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है कि संस्कृत विद्यालयों को ध्वस्त करा के कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम यानी सेनापति था उनके द्वारा उसी स्थान पर नहीं अजमेर में ही एक मस्जिद बनवाया जाता है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वो कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो किसका सेनापति था या गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का था। इसके बाद देख रहे हैं कि जहाँ पर संस्कृत विद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था अजमेर में, तो वो बनवाए थे कौन? विग्रहराज चतुर्थ जो चौहान वंश के शासक थे। और उसी को ध्वस्त कराकर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वहाँ पे एक मस्जिद बनवाया जाता है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो पूछा जाए कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, तो अजमेर में है। इसके बाद है कि इस वंश के यानी चौहान वंश या चहमान वंश के जो अंतिम राजा कौन थे, वो थे पृथ्वीराज तृतीय। ध्यान रखिएगा कि इस वंश के अंतिम शक्तिशाली राजा कौन थे या अंतिम राजा कौन थे, तो उनका नाम था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थे। और इन्हें पृथ्वीराज तृतीय को चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा पूछा जाए कि चौहान वंश के कौन से शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, तो वो है कौन? पृथ्वीराज तृतीय। इसके बाद पृथ्वीराज तृतीय और चंदेल वंश के अंतिम शासक थे जिनका नाम है परमर्दी देव। ध्यान रखिएगा कि इस चौहान वंश के अंतिम राजा कौन हुए, तो पृथ्वीराज तृतीय हुए और चंदेल वंश के अंतिम राजा कौन हुए, वो परमर्दी देव हुए। तो इनके बीच यानी दोनों के बीच एक युद्ध होता है कब? तो 1182 ईस्वी में।
ध्यान रखना है कि परमर्दी देवी एवं पृथ्वीराज तृतीय के बीच युद्ध कब होता है, तो 1182 युद्ध में 82 ईस्वी में होता है। और परमर्दी देव के 2 सेनापति थे। चंदेल वंश के जो अंतिम राजा थे परमर्दी देव, इनके 2 सेनापति थे जिनका नाम है अल्लाह एवं उद्दल, और दोनों इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि परमर्दी देव के कितने सेनापति थे, 2 सेनापति थे, जो कौन थे, अल्लाह एवं उद्दल। किस युद्ध में मारे जाते हैं, तो 1182 के युद्ध में मारा जाता है। किसके द्वारा लड़ी गई, किसके बीच लड़ी गई थी, तो पृथ्वीराज तृतीय एवं चंदेल वंश के अंतिम राजा परमर्दी देव के बीच लड़ा गया था। इसके बाद देख रहे हैं कि त्राइन का प्रथम युद्ध। तो चलिए एक बार ऊपर कवर करते हैं कि संस्कृत विद्यालय को ध्वस्त कराकर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा एक मस्जिद बनवाया जाता है जिसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये किसका गुलाम था, तो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसके बाद है कि चौहान वंश के जो अंतिम राजा के कौन थे, तो वही पृथ्वीराज तृतीय, जिसे राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है कि पृथ्वीराज तृतीय एवं चंदेल वंश के अंतिम राजा थे जिनका नाम है परमर्दी देव। इनके बीच एक संघर्ष देखने को मिलता है कब, तो 1182 ईस्वी में। और इसी युद्ध में यानी 1182 के ही संघर्ष में जो परमर्दी देव के 2 सेनापति थे जिनका नाम है अल्लाह एवं उद्दल, इस युद्ध में क्या होते हैं, मारे जाते हैं। इसके बाद चलते हैं कि त्राइन का प्रथम युद्ध। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जो त्राइन का जो मैदान है यानी युद्ध का मैदान है वो कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा के क्षेत्रों में पड़ता है। तो त्राइन का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो पूछा जाए कि त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में यानी त्राइन के प्रथम युद्ध में कौन जीत जाते हैं, तो पृथ्वीराज तृतीय। ध्यान रखना है कि पूछा जाए कि त्राइन के प्रथम युद्ध के विजेता कौन थे, तो पृथ्वीराज तृतीय थे। और इसमें हार किसकी हो जाती है, तो मोहम्मद गौरी की हो जाती है। इसके बाद फिर से त्राइन का प्रथम युद्ध कब होता है, द्वितीय युद्ध कब होता है, तो 1192 ईस्वी में। चूंकि ये जब वापस जाता है मोहम्मद गौरी, तो ये अपने सेना को क्या करता है, तैयार करके फिर से भारत पे आक्रमण करता है। कब, तो 1192 ईस्वी में। तो पूछा जाए कि त्राइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो 1192 ईस्वी में होता है। और किसके बीच होता है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच होता है। और इस त्राइन के द्वितीय युद्ध में जो ये मोहम्मद गौरी था ये क्या हो जाता है, तो जीत जाता है। ध्यान रखिएगा कि त्राइन की द्वितीय युद्ध किसके द्वारा जीती गई थी, तो मोहम्मद गौरी के द्वारा जीती गई थी। लेकिन प्रारंभिक युद्ध किसके द्वारा जीती गई थी, तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जीती गई थी। इसके बाद है अब देखते हैं कि त्राइन का द्वितीय युद्ध हारने का पृथ्वीराज चौहान का कारण क्या था। तो आप लोगों को मालूम होंगे कि गढ़वाल वंश के राजा थे जिनका नाम है जयचंद। ये कनौज में शासन कर रहे थे। गढ़वाल वंश के राजा थे कौन थे, तो जयचंद। ये कनौज में शासन कर रहे थे और इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम है संयोगिता। तो ये संयोगिता को पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा स्वयंवर से क्या कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। तो पूछा जाए कि पृथ्वीराज तृतीय ने किसको अपहरण कर लिए थे, तो वह है संयोगिता, जो किसकी पुत्री थी, जयचंद की पुत्री थी। किस वंश से संबंधित है, यह गढ़वाल वंश के राजा थे कौन, जयचंद, और इन्हीं की एक पुत्री थी संयोगिता। जब इस स्वयंवर रखा गया था तो पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा क्या कर लिया गया था, अपहरण कर लिया गया था। इसी कारण जितने भी राजपूत वंश थे उन्होंने इसका क्या किया, समर्थन नहीं किया। इसी कारण पृथ्वीराज तृतीय ने कहा हुए त्राइन की द्वितीय युद्ध में हार हो जाती है। तो पूछा जाए कि पृथ्वीराज तृतीय किसको अपहरण कर लिए थे, तो संयोगिता को कर लिए थे। और किसकी ये पुत्र थी, जयचंद की पुत्री थे जो कनौज क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इसके बाद चौहान वंश के जो सीमा विस्तार था वो कहाँ से था, तो वो है अजमेर से लेकर दिल्ली तक के क्षेत्रों तक इसका सीमा विस्तार था। तो पूछा जाए कि चौहान वंश का सीमा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो अजमेर से लेकर दिल्ली तक था। आप लोगों ने सुने होंगे कि जो दिल्ली के संस्थापक थे वो थे तोमर वंश के एक शासक थे जिनका नाम है अनंग पाल। तोमर वंश के शासक कौन थे, अनंग पाल थे, अनंग पाल। और ध्यान रखना है कि तोमर वंश के शासक थे अनंग पाल। और ध्यान रखना है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे इनका ननिहाल कहाँ था, दिल्ली में ही था। और इन्हीं के यहाँ था, इनके नाना थे कौन, अनंग पाल थे। और अनंग पाल के कोई भी पुत्र नहीं थे। इसी कारण अनंग पाल के द्वारा जो दिल्ली था उपहार में किसको दिया जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान को ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा इनका ननिहाल कहाँ था, तो दिल्ली में था। और कौन से शासक थे, तो अनंग पाल इनके नाना थे।
तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।